वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ के आए होंगे। ऐसी मेरी उम्मीदें हमेशा रहती है एंड आज आप सच में पढ़ के आए हो, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब हम करते हैं क्विक रिवीजन। स्मार्ट नोट्स ओपन करो, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, स्मार्ट नोट्स। व्हाट वर द 5 फोर्सेस? फर्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सेकेंड, bargaining power of buyers. Third, bargaining power of suppliers. Fourth, nature of rivalry in industry. Fifth, threat of substitutes. ठीक है, फर्स्ट था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या देखे थे हमने कॉमन पॉइंट देखे थे जिससे एंट्रेंस को कॉमन बैरियर। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस मतलब कि व्हेनेवर देर इज थ्रेट कि आपके जिस इंडस्ट्री का आप एनालिसिस कर रहे हो उसमें न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, इफ देर आर चांसेस कि न्यू एंट्रेंट्स अगर इजीली आ सकते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर वुड ऑलवेज वांट कि न्यू प्लेयर्स इंडस्ट्री में जल्दी से एंटर ना हो। फॉर दैट पर्पज देर आर कॉमन बैरियर्स टू एंट्री, जिससे ये आप डिटरमाइन कर सकते हो कि शायद इस इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स ईजिली नहीं आ सकते। एकदम 100% नहीं ही आ सकते ऐसा नहीं है, बट ईजिली तो नहीं आ सकते, राइट। तो कॉमन बैरियर्स ऑफ एंट्री क्या थे? कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है तो एकदम से न्यू एंट्रेंट जल्दी से नहीं आ सकता, बिकॉज दे विल नीड टू हैव सो मच ऑफ फंड्स फॉर दैट पर्पज। तो एकदम कोई भी नहीं आ सकता, बहुत सिलेक्टेड फॉर्म्स होगी जो शायद आ पाएगी उस इंडस्ट्री में। सेकेंड, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। आपकी इंडस्ट्री ऐसी कि उसमें कुछ प्लेयर्स जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब कि उनका पर यूनिट कॉस्ट कम है, बिकॉज दे आर डीलिंग इन बल्क क्वांटिटीज, लार्ज वॉल्यूम्स में डील कर रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट उनका ऑलरेडी कम है, तो सेलिंग प्राइस उनका मार्केट में ऑलरेडी कम है। नए प्लेयर्स आएंगे तो जब तक वो उस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तक नहीं पहुंचते तब तक उनका पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगा और वो उस प्राइस पे सेल नहीं कर पाएंगे जिस पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर सेल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे तो चांसेस कम है कि वो लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए। तो न्यू एंट्रेंट विल बी डिस्करेज्ड टू कम इनटू द इंडस्ट्री। थर्ड क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट में इतना हैवी डिफरेंशिएशन करके रखा है, इतने कोई यूनिक फीचर्स डाल के रखे हैं कि इफ़ न्यू एंट्रेंट डिजायर्स टू कम इनटू द इंडस्ट्री, उसको वो डिफरेंशिएशन लाने के लिए ही हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच विल डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स टू कम इनटू द मार्केट। दिस विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट में क्या देखा था? स्विच होना इफ़ योर इंडस्ट्री इज सच कि जिसमें आपके कस्टमर्स के अगर आपको छोड़ के कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर या जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोवाइडर के पास स्विच होना चाहे तो कस्टमर विल हैव टू बेयर सम फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट। इफ़ योर प्रोडक्ट इज सच दैट, एग्जाम्पल बैंकिंग प्रोडक्ट, अगर आप किसी बैंक के साथ बहुत सालों से यू एसोसिएटेड, आपके करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट्स, टर्म लोन, सेविंग अकाउंट सब कुछ एक बैंक में है, इफ यू वांट टू शिफ्ट इट इंक्लूड्स अ स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल एज वेल। तो अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि उसमें स्विचिंग कॉस्ट लगेगा तो दिस विल डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट, दिस विल एक्ट एज अ कॉमन बैरियर टू एंट्री, बिकॉज नया एंट्रेंट आ भी गया तो कस्टमर्स को एक्वायर करना विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है तो कस्टमर जल्दी से स्विच होना नहीं चाहता। ब्रांड आइडेंटिटी। आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके लिए कस्टमर जनरली कोई ट्रस्टेड ब्रांड से ही लेना चाहता है, एक ब्रांड जिसकी एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है वैसे ब्रांड से ही लेना चाहता है। तो इन दैट केस कोई नया एंट्रेंट आएगा, वो जब तक अपनी ब्रांड बनाएगा, मार्केट में एस्टैब्लिश होगा, उस रेपुटेशन तक पहुंचेगा, ही विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। दिस विल डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट एंड इट विल एक्ट एज अ कॉमन बैरियर टू एंट्री। जनरली ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स में देखा जाता है जहाँ पे इनफ्रीक्वेंट परचेज होता है। कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग डेली बेसिस पे परचेज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन या फिर कार, ऑटोमोबाइल, जो हम डेली बेसिस पे परचेज नहीं करते, बहुत कम उसके परचेज के चांस आते हैं, उस केसेस में हम लोग उन्हीं से लेना चाहते हैं जो एकदम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, जिनकी क्वालिटी पे, जिनके परफॉर्मेंस पे हमको ट्रस्ट है। नेक्स्ट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको मार्केट में एस्टैब्लिश होने के लिए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बहुत ज़्यादा जरूरत है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एस्टैब्लिश नहीं हो पाओगे। इन दैट केस जो न्यू प्लेयर अगर मार्केट में आना चाहेगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जिनका ऑलरेडी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो नहीं चाहेंगे कि वो न्यू
प्लेयर को उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एंटर होने दें। उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा ऑलरेडी उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कि दे वुड वांट द न्यू प्लेयर नॉट टू जॉइन इन द चैनल, राइट। तो इन दैट केस जो नया प्लेयर होगा ही वुड बी डिस्करेज, मतलब दिस वुड एक्ट एज अ कॉमन बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। इसमें क्या देखा था हमने? मुझे पॉइंट नहीं समझा, मुझे पूछना था। एग्रेसिव रिटेलिएशन मतलब कि एग्रेसिव पता है, बहुत जोरों शोरों से आप रिटेलिएट करते हो, मतलब कि जो नया प्लेयर आया आप उसको पीछे भेजते हो। मतलब एक वर्ड एकदम इसका लिटरल मीनिंग बताओ अगर तो, ठीक है। ये बोलने का मतलब इसमें ये है कि कोई नया प्लेयर मार्केट में आ गया, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्राइजेस को इतने कम कर देते हैं कि जो नया प्लेयर उसको मैच ना कर पाए। वो लोग अपने मार्केटिंग बजट्स को इतना बढ़ा देते हैं कि नया प्लेयर जो मार्केटिंग कर रहा है उसकी विजिबिलिटी मार्केट में दिखे ही ना। मतलब दे वुड टेक ऑल द स्टेप्स जिससे जो नया प्लेयर है वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हमको लॉस होगा, चलेगा, ये तो एस्टेब्लिश प्लेयर है, ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं, दे आर इनटू द बिजनेस, उनके जो है उनको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे काम करना है, ऑलरेडी उनके जो मशीन्स वगैरह होंगे उसके फिक्स कॉस्ट निकल चुके होंगे, दे आर दैट ओल्ड प्लेयर, इतने पुराने प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा बहुत लॉस इज नॉट अ बिग डील, बट कोई नया प्लेयर आया वो उतने कम प्राइस पे सेल नहीं कर पाएगा, वो उतने मार्केटिंग के बजट सेट नहीं कर पाएगा जितना ये एग्जिस्टिंग प्लेयर कर रहा है। नए प्लेयर के आने से जो उसने बजट बढ़ा दिया है, अपना मार्केटिंग बजट या अपने विजिबिलिटी या अपने प्राइजेस को कम कर दिया या अपने ऑफर्स बहुत बढ़ा दिया, 1+1 की जगह 1+4, कुछ भी दिस काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि वो नया प्लेयर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपने आप मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। सो दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, ठीक है। तो ये हमने कॉमन बैरियर टू एंट्रीज देखे थे। क्या क्या बैरियर टू एंट्रीज है एक बार ट्राई करो। देयर आर 7 बैरियर टू एंट्रीज। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। फर्स्ट वन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड आइडेंटिटी एंड एग्रेसिव रिटेलिएशन, ठीक है। एक बार फिर से, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एग्रेसिव रिटेलिएशन, स्विचिंग कॉस्ट। सिंपल है, एग्जाम्पल से भी याद रखोगे तो भी शायद याद आएगा आपको। कल हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने देखा था एयरलाइन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में देखा था टेस्ला, राइट। स्विचिंग कॉस्ट में हमने देखा था बैंकिंग सर्विसेज, सीए सर्विसेज, सीए ऑफिस की सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, राइट। और ब्रांड आइडेंटिटी में हमने देखा था मोबाइल फोन्स एंड कार, ठीक है। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एफएमसीजी, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, ये तो कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। क्लियर? आप वहाँ एग्जाम्पल चाहो तो लिख के भी रख सकते हो, सो दैट आप जब रिवीजन करो तो आपको वो पॉइंट जल्दी से याद आए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स यानी क्या होता है कि व्हेन बायर्स आर लेस इन नंबर, सप्लायर्स आर मोर इन नंबर, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर्स चाहे तो अपना बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कि मार्केट में प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। दे कैन पुट देयर टर्म्स एंड कंडीशन जिसपे सेलर को शायद सेल करना ही पड़ेगा, बिकॉज बायर्स लिमिटेड इन नंबर है, तो सेलर को बायर की जरूरत ज़्यादा है, राइट। तो हमने इसमें ये भी देखा था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स तब भी एक्सेस हो सकता है जब मार्केट में जो बायर्स है वो अपना ग्रुप बना ले या फिर कार्टेल्स बना ले। पॉसिबिलिटी ऑफ द बायर्स फॉर्मिंग ग्रुप्स और कार्टेल्स, उस केस में बार्गेनिंग पावर उनका क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली द प्राइजेस दैट द प्रोड्यूसर कैन चार्ज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन मेनी केसेस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो बार्गेनिंग पावर से बायर जो है वो प्राइजेस कम करवा सकता है या फिर एडिशनल सर्विसेज या एडिशनल या बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी डिमांड कर सकता है सप्लायर से। तो इन दैट के सप्लायर की कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट उससे हो सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इन्फ्लुएंसेस not only the prices that the producer can charge
प्रोड्यूसर मतलब कि सेलर है, ठीक है। तो अगर बायर्स के पास हैवी बार्गेनिंग पावर है तो सेलर जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो बायर कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, हमको तो एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे, राइट। तो प्राइजेस जिस पे सेलर सेल कर रहा है वो अफेक्ट हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर से, ठीक है। सेकेंड ये बोल रहा है बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेनी केसेस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है उसका सेलिंग प्राइस तो इम्पैक्ट हो सकता है, उसके अलावा कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हो सकता है। कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट कैसे होगा, अगर सेलर बायर जो है वो बोल रहा है कि मुझे इससे बेटर क्वालिटी का ही प्रोडक्ट चाहिए या मुझे सर्विसेज इस टाइप की चाहिए, मुझे आप जो गुड्स है वो आप फ्रेट पेड दे दो, मतलब आई एम बाइंग द गुड्स फ्रॉम यू, मुझे सिर्फ गुड्स के प्राइस में, मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप इतने में यू विल प्रोवाइड मी द गुड्स एंड फ्रेट मुझे पे करना है, ऐसा नहीं होगा। आई वांट कि आप फ्रेट पेड करके गुड्स सेंड करो या मुझे होम डिलीवरी दे दो, ठीक है, या मुझे एडिशनल सर्विसेज चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर बायर ये बोल रहा है कि मुझे एडिशनल सर्विसेज चाहिए या बेटर क्वालिटी चाहिए, तो उस केस में जो सेलर है उसका तो कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा ना। फ्रेट अगर उसको पेड करके बेचने का है तो उसके तो कॉस्ट बढ़ेगा, अगर बेटर क्वालिटी उसको करना है तो उसके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो है वो सिर्फ सेलर का सेलिंग प्राइस अफेक्ट नहीं करता, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स उसका कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट करता है, बिकॉज सेलर कैन आस्क फॉर रिड्यूस प्राइसेस और सेलर में ऑल्सो आस्क फॉर बेटर सर्विसेज और बेटर क्वालिटी। Got it? Buyers of the industry products or services can sometimes exert considerable pressure on the existing firms to secure lower prices or better services. अब this leverage is particularly evident when, मतलब कि bargaining power of buyers जो है, buyers can generally command bargaining powers when, तीन conditions हमने देखी थी। सबसे फर्स्ट ये कि you are spending lot amount, मतलब कि you are a big buyer, द फर्स्ट लॉजिकल पॉइंट कि आप बड़े बायर्स हो। अगर आप खुद बड़े बायर नहीं हो तो यू ऑलरेडी फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड द ग्रुप टुगेदर बिकम्स अ बिग बायर, ठीक है। तो आप बड़े बायर हो, बल्क में परचेस कर रहे हो, तभी आप बार्गेनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। सेकंड, बायर्स को फुल नॉलेज है ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, सोर्सेज की जहां जहां वो मिलता है, एंड द सब्सटीट्यूट्स, नॉलेज ऑफ सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्सटीट्यूट्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस नंबर ऑफ सप्लायर्स है मार्केट में, नहीं। थर्ड पॉइंट ये था कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नॉट क्रूशियल टू द नीड्स ऑफ द बायर। प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं है बायर के लिए एंड बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो बायर जल्दी से स्विच हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे प्रोडक्ट क्रूशियल है तो मैं जल्दी से स्विच नहीं हो सकती, या फिर सप्लायर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं जल्दी से स्विच नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन मेरे लिए प्रोडक्ट भी क्रूशियल नहीं है और मेरे लिए मार्केट में सप्लायर्स बहुत सारे अवेलेबल है तो आई इजीली स्विच, उस केस में बार्गेनिंग पावर में यूज कर सकती हूँ, राइट। प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट नहीं है, एंड फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट आर मोर, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि बायर्स कम है सप्लायर्स ज़्यादा, राइट। इन दैट केस easily switch हो सकता है। So तीन conditions when buyers can command bargaining power is you are a big buyer, you are spending a lot. Second, buyers have full knowledge of the sources of the product and the substitutes. Third, the product is not very much critical for the buyer and more number of suppliers are available in the market. Therefore, the buyers would easily switch. ठीक है, clear? नेक्स्ट हमने देखा था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके जो 3 पॉइंट्स थे वो ऊपर वाले 3 पॉइंट से अपोजिट थे। इसके जो 3 पॉइंट्स थे, when can suppliers command bargaining power of suppliers in the market? सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? सप्लायर कम है, बायर ज्यादा है, राइट। सप्लायर बहुत कम है। सेकंड, स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, मुझे पता है कस्टमर एकदम जल्दी से तो स्विच नहीं होगा। थर्ड, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, प्रोडक्ट जो बायर मेरे से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, आई एम अ सप्लायर, मेरा बायर मुझसे जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आई नो दिस थिंग, सो इन दैट केस बायर जल्दी से स्विच नहीं होगा, राइट। सो प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल। प्रोडक्ट क्रूशियल है और मार्केट में कोई दूसरे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। हाई स्विचिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। थर्ड, दे आर मोर कंसंट्रेटेड देन द बायर्स, मतलब कि सप्लायर्स कम है और बायर ज़्यादा है। In that case, suppliers can easily exercise bargaining power in the market. Clear? Again, सबसे पहले suppliers are less in number than buyers. Second point क्या था? Bargaining power suppliers का
नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट्स व्हेन सप्लायर्स कैन इजीली एक्सरसाइज बार्गेनिंग पावर. सप्लायर्स आर लेस इन नंबर, ठीक है. स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई. थर्ड, प्रोडक्ट इज वेरी मच क्रूशियल एंड सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल. क्लियर. उसके बाद हमने देखा था नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री. आपके इंडस्ट्री में राइवलरी जो है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा लेवल पे लोगों का कंपटीशन एक दूसरे से कितना ज़्यादा टफ है, राइट. तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, अफेक्ट किसको होता है, राइवलरी जितनी कम इंटेंस है या ज़्यादा इंटेंस है, इससे अल्टीमेटली इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट होता है, राइट. द मोर इंटेंस इज द राइवलरी, लोअर इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है. तो अब राइवलरी जो है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या किन चीज़ों से डिटरमाइन होती है कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी या फिर लो होगी. फर्स्ट इज इंडस्ट्री लीडर. अगर क्लियर लीडर है इंडस्ट्री में तो शायद प्राइस वॉर उतना नहीं होगा, ठीक है. सेकेंड, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है तो बहुत लॉजिकल है कि ज़्यादा कॉम्पिटिटर होने के कारण इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी. फिक्स्ड कॉस्ट. अगर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, फिक्स कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे एवरी मंथ बेसिस पे फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है, इन दैट केस प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. क्यों? यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का लॉजिक यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इनकेस फिक्स कॉस्ट इज इन्वॉल्व और आपकी इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स ने भी टू रिकवर दैट फिक्स कॉस्ट, वो क्या चाहेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से दिया हुआ है, वी विल ऑलवेज ट्राई कि वी यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन. वी विल ट्राई कि वी ऑलवेज यूटिलाइज फुल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है. अगर प्रोडक्शन अप टू प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगा. पर यूनिट कॉस्ट कम हो गया तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है. इन दैट केस बाकी कंपटीटर जो मार्केट में है उनको भी अगर स्टैंड होना है मार्केट में तो उनको भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, कम होगा. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज इन्वॉल्व, टू कवर दैट फिक्स्ड कॉस्ट द सप्लायर या प्रोड्यूसर विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर, टू यूटिलाइज फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन ऑर्डर टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. एंड इफ यू यूटिलाइज द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी या इफ यू प्रोड्यूस मोर तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा तो सेलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. अगर मार्केट में कुछ प्लेयर्स भी ऐसा कर लेते हैं तो बाकी प्लेयर्स को कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए प्राइस कम करने पड़ेंगे. In that case profitability will be low. Clear? Next, exit barriers. Exit barriers में क्या देखा था हमने, सॉरी जस्ट अ सेकेंड. एग्जिट बैरियर्स में क्या देखा था हमने, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि प्लेयर जल्दी से मार्केट को एग्जिट नहीं कर सकते. आपकी इंडस्ट्री अगर ऐसी है कि प्लेयर्स जल्दी से मार्केट को एग्जिट नहीं कर सकते, मतलब कि इफ़ आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ दैट इंडस्ट्री, मैं जल्दी से बिजनेस बंद करके आउट ऑफ द मार्केट नहीं हो सकती. रीज़न में भी मल्टीपल. वन ऑफ द रीज़न जो इसमें दिया है कि आपके एसेट्स इस टाइप के हैं या आपकी मशीनरी इस टाइप की स्पेशलाइज्ड है कि नो बायर इज अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप अपना पूरा बिजनेस सेल भी करना चाहे तो मार्केट में बायर इजीली अवेलेबल नहीं है. अगर ऐसी इंडस्ट्री आपकी है तो जल्दी से कोई इस इंडस्ट्री को एग्जिट करना नहीं चाहेगा, राइट. सो इन दैट केस बिकॉज एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स में से कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता तो कंपटीशन कम नहीं होगा तो हर कोई प्राइस वॉर में जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी. क्लियर. जिस इंडस्ट्री में एग्जिट बैरियर्स नहीं है उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है. क्लियर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो इन दैट केस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगी. बिकॉज अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो. अगर इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इन दैट केस प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी. कई सारी इंडस्ट्रीज रहती है जहाँ पर डिफरेंशिएशन का स्कोप इतना रहता नहीं. यू आर सेलिंग सम नेचुरल रिसोर्सेज, इन दैट केस तो वो जैसा है आप वैसे ही सेल करोगे. ठीक है. यू आर सेलिंग सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, जैसा है आपको वैसे ही उसको सेल कर रहे हो. तो इन दैट केस अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, राइट. डिफरेंशिएशन केस में प्रीमियम चार्ज कर सकते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी. स्लो ग्रोथ. अगर इंडस्ट्री ऐसी है जिसका ग्रोथ रेट स्लो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो अपने पीएलसी के या इंडस्ट्री साइकिल के मैच्योरिटी स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे स्लो ग्रोथ हो जाती है. ठीक है. इन दैट केस अब प्लेयर्स को पता है कि शायद इस इंडस्ट्री में अब डिक्लाइन आने वाला है.
ठीक है। तो इन दैट केस जितने प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि हमारे पास आज की डेट में जितना स्टॉक है, जितना सेल आउट हम कर सकते हैं, उसको करके सेल करके हम एनकैश कर लें, राइट। तो अगर आपको एकदम लो प्राइस पे, एकदम लो मार्जिन पे भी सेल करना पड़ रहा है, सो सेलर वुड बी रेडी टू सेल, बिकॉज अल्टीमेटली पर्पज ये है कि हमारा स्टॉक जो है निकल जाए, हमारा स्टॉक सेल आउट हो जाए। तो उस केस में राइवलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उस केस में प्राइस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अल्टीमेटली पूरी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, वो ये बताता है कि जितनी इंटेंस राइवलरी होती है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, एंड दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। क्लियर विद इट? नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। जिस इंडस्ट्री में सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी ना, अगर सब्सिट्यूट्स का थ्रेट है तो। सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? सोच के बताओ लॉजिकली। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सब्सटीट्यूट बहुत इजीली आ रहा है या आ सकता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ना, राइट। बिकॉज आपके जो बायर्स है वो तो स्प्लिट हो जाएंगे बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, राइट। हमने इसमें एग्जांपल देखा था ईवी कार का, पेट्रोल कार एंड ईवी कार। जब ईवी कार अवेलेबल नहीं थी तो हर किसी को पेट्रोल डीजल कार ही लेनी थी, ठीक है। तो ऑल द बायर्स इन द मार्केट विल ओनली बाय पेट्रोल एंड डीजल कार। अब ईवी कार अवेलेबल है तो बायर्स तो उतने ही है ना, वो बायर स्प्लिट हो गए बिटवीन पेट्रोल डीजल कार एंड बिटवीन ईवी कार, तो आपके बायर्स तो कम हो गए ना, तो इन दैट केस प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। Substitutes are latent source of competition in the industry, and in many cases they become a major constraint of competition. Substitute products offering a price advantage and or performance improvement. Substitute products generally या तो price advantage देते हैं कि आपको उसमें प्राइस कम लगेगा, या फिर कुछ performance improvement देते हैं, ठीक। ईवी में जनरली लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज पेट्रोल डीजल इज़ वेरी कॉस्टली दीज डेज, और ईवी में आपका पर किलोमीटर का एवरेज जो है अच्छा आता है, ठीक है। सीएनजी में भी इनफैक्ट पर किलोमीटर का एवरेज पेट्रोल से ज़्यादा बेटर आता है, सो दैट इज ऑल्सो सब्सटीट्यूट। Improvement to the customer can drastically alter the competitive character of the industry, and they can bring it about all of a sudden. To predict profit pressure from this source, firms must search for products that perform the same or nearly the same function as their existing products. Firm must always search for products जो उनके इंडस्ट्री के लिए सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, एंड मे बी अगर वो प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट है उनके खुद के प्रोडक्ट के लिए, तो दे मे स्टार्ट सेलिंग द सेम सो दैट कस्टमर्स आपके पास रिटेन्ड रहे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट 5 फैक्टर्स which would affect the competitive environment of the industry as per Michael Porter's 5 forces model. Clear with it? Good. Now, how would the strategist, जो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये 5 forces model को यूज़ कैसे करेंगे या इन जनरल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए, स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज द 5 forces model टू डिटरमाइन व्हाट कंपटीशन इज लाइक in a given industry and by understanding the following steps. Step number 1, identify the specific competitive pressures associated with each of the 5 forces. आप किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहे हो यूजिंग 5 फोर्सेस मॉडल। तो ये जो 5 फोर्सेस पॉइंट्स हमने 5 फैक्टर्स अभी पढ़े उसका इन डेप्थ एनालिसिस आप करो, ठीक है। यू आर अ स्ट्रेटेजिस्ट, यू आर द CEO ऑफ द कंपनी, यू वांट टू मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनी। हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस इंडस्ट्री का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का एनालिसिस करें। इन ऑर्डर टू डू द एनालिसिस ऑफ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हम लोग पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल यूज़ करना है, ठीक है। तो जितने 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं उसको आप बहुत इन डेप्थ में उसको एनालाइज करो। ईच ऑफ द फैक्टर आपके इंडस्ट्री से कैसे एसोसिएटेड है उसको आप एनालिसिस करो। वंस द एनालिसिस इज डन, अब उसको एक रैंकिंग दो। इवेल्युएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स कंप्राइजिंग ईच ऑफ द 5 फैक्टर्स आर। हर एक फैक्टर के लिए, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक के लिए आपका जो कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है, क्या वो फेयरसी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो वीक है, मतलब उस पर्टिकुलर फैक्टर्स है, मतलब जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है तो आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वीक है या फिर नॉर्मल है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, आपकी इंडस्ट्री के लिए फेयरसी है, स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल है, आप उनको एक रैंकिंग दो। सारे के सारे 5 फैक्टर्स को आप रैंकिंग दो, ठीक है। Determine whether the collective strength of the 5 competitive forces. Now after doing the overall analysis, after coming to a conclusion, जो आपने रैंकिंग दी उस conclusion पे आने के बाद overall collectively looking into all these 5 factors and the competitive pressures of these 5 factors, आपको क्या लगता है? Do you think you will be able to make enough profits in this industry? Does this industry really seem attractive to you? Based on that,
you make your own strategy. Collective strength of the five competitive forces conducive to earning attractive profits. The interrelation among those five factors gives each industry its own particular competitive environment. The strength of the forces may vary from industry to industry. Clear? इसका यूज किस तरीके से होता है समझ में आया?